अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक था रिवीजन ऑफ मैग्नेटिज्म। और ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटिज्म हमने पहले जब कंप्लीट किया था, तो आज उसके बाद इस चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर खत्म किया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से मूविंग चार्जेस वाला पार्ट हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हमने लास्ट टॉपिक कवर करा था conversion of galvanometer and conversion of galvanometer to voltmeter and ammeter। आज बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। और हमने जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था बेटा, तो हमने स्टार्ट किया था इसको विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बार मैग्नेट। फिर से इसकी सभी छोटी छोटी चीजों को रिकॉल करते हुए चलेंगे। और बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें, तो बार मैग्नेट की जो जनरल प्रॉपर्टीज थी, वो एक प्रॉपर्टी होगी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और दूसरी थी अट्रैक्शन ऑफ पोल्स। अगर एक बार मैग्नेट की बात करते हैं, तो उसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह से रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा। अगर हम कहें कि ये हमारा नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सीम्स टू बी मूविंग लाइक दिस, एंड इनसाइड द बार मैग्नेट दे विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कुछ इसी तरह से एक पैटर्न जनरेट होगा, जहां पर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ मूव करती हैं और साउथ में एंटर करेंगी। लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इन शॉर्ट, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा क्लोज्ड लूप की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इस क्लोज्ड लूप में जनरली जब आप देखते हो, तो जैसे जैसे लूप्स बड़े होते चले जाते हैं, लूप्स के बीच में गैप भी इंक्रीज करता चला जाता है। और यहां पर जैसे जैसे गैप बढ़ेगा, ये वाला गैप जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाती है। लेकिन क्लोज टू द पोल्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो यहां पर इंटेंसिटी भी मैक्सिमाइज हो जाती है और डेंसिटी भी मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है, यस। तो यहां पर हमारे पास इंटेंसिटी और डेंसिटी दोनों मैक्सिमाइज हो जाएंगी, और मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी इन्फ्लुएंस इसका इनसाइड द बार मैग्नेट रहेगा। लेकिन हम जनरली बार मैग्नेट के बीच की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या बीच के इंटेंसिटी को जनरली हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो हम मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो हम कहां से यूज करते हैं? पोल्स के थ्रू। तो जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होगी। लेट्स से इफ वी हैव टू बार मैग्नेट्स विद अस, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और एक और बार मैग्नेट हम यहां रखते हैं, ये साउथ, ये नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा साउथ को अपनी तरफ, और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ को अपनी तरफ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। अच्छा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली। ये तो प्रॉपर्टी कौन सी थी? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा दें, ठीक है, किसी भी एक थ्रेड के साथ या किसी भी चीज के साथ, तो it aligns itself with one of the end pointing towards the north of earth। और यानी कि इसका एक पोल अपने आप को नॉर्थ ऑफ अर्थ की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, और दूसरा पोल अपने आप को साउथ ऑफ अर्थ की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, यस। ठीक है। और बार मैग्नेट के अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हो? तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं बार मैग्नेट के अराउंड एज द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस विद इन विच इफ अनदर मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड,
then that magnetic material will experience a force of attraction or repulsion depending upon the type of pole it possess. अगर वो नॉर्थ पोल के साथ फेस करेगा और वो नॉर्थ ही हो तो रिपल्शन होगी, लेकिन अगर वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है और वो साउथ को ही फेस करे तो वहां हमेशा सॉरी साउथ है और साउथ को ही फेस करेगा तो भी रिपल्शन होगी, लेकिन साउथ अगर नॉर्थ को फेस करेगा तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो opposite poles attract each other and like poles repels each other. Okay, Yes, sir. okay, next है बेटा बार मैग्नेट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके ऊपर के आपको क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी स्ट्रेंथ एक्चुअल में डिफाइन कौन करता है? इसकी स्ट्रेंथ डिफाइन करता है एक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और उस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। बट फ्रॉम वेयर दिस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कम्स? अब होता क्या है, देखो हमने बोला कि हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अब वो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स और n नंबर ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर प्रेजेंट। अब वो अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लेंगे, ठीक है? और जब वो अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं तो अगर इस तरफ सभी ने अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन कर रखा है, इट मींस ऑल ऑफ देम आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस एंड, और इस सैंपल के अंदर सभी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स अपने आप को इसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। तो एक पोल ये हुआ और एक पोल ये हुआ, यानी कि दोनों पोल्स का जो नेचर होगा वो एक दूसरे से एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे वाले कितने मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट हैं, मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलाइंड इन अ सर्टेन डायरेक्शन आर प्रेजेंट देयर, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा होगी, और जितने कम होंगे वहां पर मॉलिक्यूल्स या डायपोल्स जितने कम होंगे उतनी ही इंटेंसिटी उसकी कम होती चली जाएगी। तो दिस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स। इनफैक्ट मॉलिक्यूल्स ही बोलना चाहिए हमें, क्योंकि जनरली जब आप एक परमानेंट मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हो तो वो एक अलॉय से बनती है, एल्निको आप यूज करते हो, एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट, और वहां पर एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन होता है एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट का, जिसके सभी डायपोल्स अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। सो वन रिप्रेजेंट्स नॉर्थ, अनदर रिप्रेजेंट्स साउथ। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया अलाइन करेंगे अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में, वो पोल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा। अब यहां पर बहुत बार बात की जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन्स को लेके, ठीक है? तो हम जनरली ये कहते हैं कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में कि सिंगल पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ किसी भी एक सैंपल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन्स होती हैं, ऑर्बिटल स्पिन्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, these gives rise to circular currents, यानी इलेक्ट्रॉन अगर अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में स्पिन करता है वहां पर, तो वो एक सर्कुलर करंट को राइज अप करेगा, और जब भी कभी सर्कुलर करंट राइज होगा देन देयर विल आल्सो बी अ मैग्नेटिक फील्ड देयर। ये बात हमने करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, या हम ये कहें कि एक लूप में लेट्स से कि करंट एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, यानी इसमें करंट कुछ इस तरह से मूव कर रहा था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ रिप्रेजेंट करेगी किसको, नॉर्थ को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे, तो उस डायरेक्शन पे रिप्रेजेंट करेगा या उस डायरेक्शन में डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी और वो पोल किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइदर इट विल रिप्रेजेंट द नॉर्थ और इट विल रिप्रेजेंट द साउथ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात हम कर चुके हैं, मैग्नेटिक पोल्स की बात हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि
अब एक बार मैग्नेट को हम लोग एक डायपोल की तरह से बिहेव कर सकते, मतलब हम एक डायपोल की तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बार मैग्नेट एक डायपोल है, ठीक है, तो यहां पर बेटा अगर आपने इस डायपोल को कुछ इस तरह से ब्रेक करा, ठीक है, यानी कि इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले लिया, तो अब ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक पार्ट तो हो गया ये और एक पार्ट हो गया ये। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ m थी और इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m थी, तो आफ्टर डिवीजन ये दोनों पोल्स m/2 और m/2 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, यानी पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएंगी। क्यों हाफ हो जाएंगी? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर हम इसको हाफ कर दें तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हाफ हो जाएंगे। अगर तो आपकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज नियरली हाफ, ठीक है। Yes, sir. अगर बेटा इसको आपने ऐसे डिवाइड किया होता तो क्या होता? ये डायपोल, ये पोल स्ट्रेंथ m, ये भी पोल स्ट्रेंथ m, और आप इसको क्रॉस सेक्शन ले लो इसका, और आपने इसको बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये भी m बनेगा, ये भी m, यानी ये नॉर्थ था तो ये साउथ बन जाएगा, और फिर ये नॉर्थ बनेगा, फिर ये साउथ बनेगा। यानी दिस विल बिहेव लाइक टू शॉर्टर बार मैग्नेट्स, ये नॉर्थ साउथ, पोल स्ट्रेंथ m, पोल स्ट्रेंथ m। तो क्रॉस सेक्शन लेने में, यानी कि जब आप इसको बीच में से दो हिस्से करते हो, तो क्रॉस सेक्शनली अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो वहां पर इसकी पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ इफ इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। लेकिन अगर एक रेशियो में डिवाइड करोगे तो पोल स्ट्रेंथ भी उसी रेशियो में डिवाइड होगी, ठीक है। यस ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि डायपोल क्या होता है, फिर डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। देखो जरा, अब ये जो बार मैग्नेट है, ये एक डायपोल ही तो है ना आपके पास, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट पोल्स हियर। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? डायपोल की तरह से बिहेव कर रहा है। तो डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज इक्वल टू आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L, ठीक है, और 2L होगा आपके पास दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यस सर Yes, sir. अब दिस डायपोल मोमेंट m is equals to m into 2L, इसकी यूनिट होगी आपके पास बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो यहां पर होती थी करंट कैरिंग एलिमेंट में NIA, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो सेम विल बी द यूनिट ऑफ द डायपोल मोमेंट हियर आल्सो। बट इंपॉर्टेंट बात, यहां डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? यहां डायपोल मोमेंट अब हो गया, अगर इनिशियली दिस वाज 2L, तो अब ये L रह जाएगा, ये L रह जाएगा। अगर आपने बीच में से इसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया था, तो इसका डायपोल मोमेंट पहले तो था m is equal to m into 2L, now this will be equal to m is equal to m into L, और ये भी कितना हो जाएगा? m into L। बट यहां जब आप डायपोल मोमेंट निकालोगे, तो इसका डायपोल मोमेंट आएगा m is equals to m/2, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, लेकिन लेंथ तो सेम रही ना, तो लिखेंगे आप इसको इस तरह से m/2 into 2L। तो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो डायपोल मोमेंट हाफ हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. Okay, now the next important thing is इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे ओबे करेगा, या हम ये कहें कि एक बार मैग्नेट के अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे, ठीक है, या एक बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ,
अब ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो हम ये कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज whenever it is moved from an infinite point to a certain distance या certain point, ठीक है, and that certain point is within the close vicinity of a charged particle. Likewise, we are moving a test pole from infinity to a certain point, and that certain point is to be considered within the vicinity of a bar magnet or a magnetic source. अब अगर एक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक सोर्स के अराउंड आप एक टेस्ट पोल लेके आ रहे हो तो सबसे पहली बात कि टेस्ट पोल की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। टेस्ट पोल की जब हम बात करते हैं तो टेस्ट पोल को आप m नॉट से रिप्रेजेंट करते हो एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिट नॉर्थ पोल। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिट नॉर्थ पोल। दूसरा, it is considered to be an infinitely small pole, ठीक है, यानी ये जो सैंपल होना चाहिए इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए। अब यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कहते थे यूनिपोल्स में एग्जिस्ट और यूनिपोल्स एक्चुअली एग्जिस्ट, बट मैग्नेटिज्म के अंदर ये बात हम कभी भी नहीं कह सकते कि यूनिपोल्स कैन एग्जिस्ट। तो मैग्नेटिज्म में अगर आपसे मैं कहूं कि कोई पोल आपके पास सिर्फ नॉर्थ पोल है, यानी कि ये आप बार मैग्नेट ले लो, लेट्स से कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल चाहिए मुझे तो ये लो, ये रहा नॉर्थ पोल? ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, कि आप दो चार्जेस को तो अलग कर सकते हो बट दो पोल्स को अलग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ एक assumption चलती है और वो assumption ये कि अगर ये मेरा बार मैग्नेट है और मैं इसको इतने फाइन पीसेस में कन्वर्ट कर दूं कि एक छोटा सा वेफर मुझे मिल जाए इस बार मैग्नेट का, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं इसको मिलियंस ऑफ पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर दूं। तो अब आप सोच सकते हो कि वो जो छोटा सा वेफर होगा वो कितना फाइन होगा। यानी अगर एक 10 सेंटीमीटर की रॉड के आप 1 मिलियन पीसेस कर दें क्रॉस सेक्शन वाइज, तो अब आप सोच सकते हो कि वो एक कितनी छोटी सी स्लाइस होगी, कितना छोटा सा वेफर होगा। दैट वेफर ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल मे बी कंसिडर्ड एज अ यूनिपोल, ठीक है। तो ये एक तरीके का assumption हमने यहां माना कि वो एक यूनिपोल है, तो हम उसको ये मान रहे हैं कि वो यूनिपोल नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप उसको पास लेके आओगे, बार मैग्नेट के पास लेके आओगे, ठीक है, तो अगर साउथ पोल को फेस कर रहा होगा तो इट विल बी अट्रैक्टेड, नॉर्थ को फेस कर रहा होगा देन इट विल बी रिपेल्ड। और अगर आपके पास एक सोर्स ऐसा है जिसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है तो आप किसी एक प्लेन की तरफ उसको लेके आ रहे हो, देन अगेन अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स अपॉन द फेस, द पोल रिप्रेजेंटेड बाय दैट फेस। जैसे कि यहाँ पर ये वाला फेस रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ को, बट इसके जस्ट पीछे वाला फेस रिप्रेजेंट कर रहा होगा साउथ को। तो अगर मैं इसके पास ला रहा हूँ नॉर्थ पोल को तो वो रिपल्शन शो करेगा किसी एक डिस्टेंस से। तो वो जो पॉइंट होगा, दैट पॉइंट डिफाइंस द पेरिफेरी ऑफ और द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो वहां तक फोर्स कितनी लगेगी, तो वो फोर्स की बात अगर हम करें तो मैग्नेटिक फील्ड वहां से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अच्छा, पहले हम फोर्स निकाल लें, तो फोर्स निकालने के लिए बेटा हमें पहले कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म समझना पड़ेगा। तो कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म कैसे समझें, देखो कूलम्स लॉ, लेट्स से कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट थी, इसका पोल स्ट्रेंथ m, इधर इसका पोल स्ट्रेंथ m, और हम कहीं इंफिनिटी से एक m नॉट को मूव करा के यहां पर ले आए, ठीक है। तो यहां से लेके ये डिस्टेंस लेट्स से कि r है एंड दिस इज m नॉट एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। तो आपके पास जो फोर्स होगा वो होगा F is directly proportional to m into m naught and is inversely proportional to square of the distance between them. So force can be written as K m naught by r square
where k is equals to mu naught upon 4 pi. तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो जाएगी F by m naught, और F by m naught की वैल्यू जब आप यहाँ डालोगे तो आपको मिलेगा mu naught upon 4 pi m naught upon r square into m naught. तो m naught से m naught cancel out हो गया. So magnetic field is given by mu naught m upon 4 pi r square. टेस्ला. इतना ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. This was Coulomb's law in magnetism. तो अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गई, ठीक है. तो ये फोर्स थी कूलम फोर्स. तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला था F is equals to mu naught upon 4 pi m naught upon r square. This was the Coulomb force. और वहां से हमने क्या निकाल दिया? मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया. अगर गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म की बात करें तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से याद रख लेना बेटा रिजल्ट को, ठीक है. और इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो ज्यादा देनी है कि गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म क्या होता है. अच्छा एक बात बताओ, अगर गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते तो क्या होती? गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? Sir, E into ds is equals to q upon epsilon naught. बिल्कुल ठीक है. यानी सरफेस एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ क्लोज्ड रीजन is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within the region. ठीक है, total charge enclosed within the region. अब यहां पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं? बार मैग्नेट्स के लिए. और बार मैग्नेट्स में या किसी भी जगह पर यूनिपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जहां कहीं पर भी होगी देयर मस्ट बी टू पोल्स देयर, नॉर्थ पोल एंड साइमल्टेनियसली साउथ पोल भी वहां पर प्रेजेंट होगा ही होगा. इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Now these two poles are opposite to each other. ठीक है. Yes, sir. अगर मैं गॉस लॉ एक डायपोल के अक्रॉस लगाने की कोशिश करूं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, then what will be the result? For an electric dipole, E vector dot ds vector is equal to 0. बात सही है या गलत है? Yes, sir. ठीक है. कैसे ठीक है? बताओ कैसे ठीक है? अच्छा चलो बाय स्टेटमेंट चलते हैं. गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अक्रॉस अ डायपोल. स्टेटमेंट क्या कहती है? सरफेस एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed within the system. अब डायपोल एक सिस्टम है, what is the total charge enclosed? In an electric dipole, what is the total charge enclosed? बेटा देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज. व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड? कितना है टोटल चार्ज? 0. 0. तो इतना सोचना क्यों है बेटा? तो E vector dot ds vector will be 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed within the region. Total charge is 0. तो E dot ds डायपोल के लिए 0 हो गया था. Yes, sir. ठीक है. नाउ फॉर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें या मैग्नेटिज्म अगर हम बात करें
तो मैग्नेटिज्म में भी तो ये ट्रू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी दो डायपोल्स हैं, और मतलब दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, और ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, डायपोल क्रिएट कर रहे हैं ना। So similarly, in magnetism, B vector dot ds vector is equal to 0. तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी 0 होता है, ठीक है। Yes, sir. और रीजन क्या रहेगा, रीजन वही रहेगा क्योंकि यहां पर भी क्या क्रिएट हो रहे हैं आपके पास, दो डायपोल्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्लेस कर दिया एक मैग्नेटिक डायपोल से, तो उस केस में बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes. क्योंकि बोथ ऑफ देम आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक पोल्स या जो नेट मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एनक्लोज्ड विद इन दिस अगर हम बात करें, तो एक में फील्ड लीव करती है और एक में फील्ड एंटर करती है, तो नेट कितना हो गया, नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया ना। Yes, फ्लक्स sir. फ्लक्स एंटरिंग और फ्लक्स लीविंग दोनों 0 हो गए बेटा, समेशन दोनों फ्लक्सेस का क्या हो गया, 0 हो गया। तो नेट फ्लक्स अगर 0 है तो इसका मतलब गॉस लॉ भी यहां पर क्या होगा, 0 होगा। पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। Yes, sir. नाउ हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड around magnetic field on the axial line of an electric dipole। अब एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, देखो जरा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन। ये देखो, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल M, साउथ पोल M, and this is your axial line। Let's say this is some point P और ये सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस x हुआ, लेंथ L, ये लेंथ भी आपकी L, ठीक। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एट P निकालना पड़े ड्यू टू N, तो नॉर्थ पोल से निकाल देगा, किसके बराबर होगा, म्यू नॉट M, डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो n से लेके p तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस l का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, तो एक sir. बार वापस एक्सप्लेन कर दो। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर अराउंड अ बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट, ऐसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ। अब बेटा हम डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से, क्योंकि मैग्नेट के दो पोल्स इक्वी डिस्टेंट होते हैं सेंटर से, तो ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस भी L है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट P निकालने की कोशिश करूं ड्यू टू N, तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला तो बेसिक वही लगेगा, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, इतना तो सेम है। द ओनली वेरिएशन विल बी इन r। अब r कहां से मेजर करना था, n से लेके p तक, तो n से लेके p तक का डिस्टेंस कितना हो गया, L प्लस x, ठीक है। यस सर। तो दिस विल बी x प्लस l होल स्क्वायर, ठीक है। यस। नेक्स्ट, अब डायरेक्शन की अगर बात करें, तो ये नॉर्थ पोल है और ये आपका टेस्ट पोल, और टेस्ट पोल के लिए मैंने पहले ही बोला कि ये यूनिट नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की डायरेक्शन ये होगी, दिस विल बी dpn, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट,
अगर मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू एस निकालना पड़ जाए ड्यू टू साउथ, तो ये होगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एक्स में से आपको एल माइनस करना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि आप एस से लेके पी तक का डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो दिस विल बी एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आएगी ये, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes, तो sir. नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बीपीएस माइनस बीपीएन, so this will be mu naught m upon 4 pi, और इसको सॉल्व कर लें 1 upon x minus l whole square minus of 1 upon x plus l whole square। इसको तो सॉल्व कर लोगे ना? Yes. Yes, sir. अच्छा, तो मैं बस यही सोच रहा था कि अब जो आपका टेस्ट होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो जिस जिस चैप्टर की रिवीजन भी कंप्लीट होती चली जाएगी, फिर हम लोग उसका टेस्ट रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं ये ख़त्म होने के बाद फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वही करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग टेस्ट को ऑफलाइन रखें, सो दैट के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक माहौल थोड़ा सा हो। ऑनलाइन में तो आप लोग जैसे कर रहे हो सो कर रहे हो अभी, ठीक है। तो जल्दी बता दूंगा कि क्या स्केड्यूल रहेगा टेस्ट का, और टेस्ट विल बी ऑफ द सेम पैटर्न। मैं कोशिश यही करूंगा कि अभी इनिशियली उसको जो आपका बोर्ड का पैटर्न आने वाला है उसी पे बनाएं। तो बोर्ड का पैटर्न ये है कि आपको 55 क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 45, ठीक है। और मार्किंग स्कीम आ गई है उसकी कि 55 क्वेश्चंस होंगे, आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं, और जो मार्क्स हैं फिर आपके 35 में से लगेंगे, ठीक है, इस टर्म में। तो देखते हैं, ठीक है। तो इसको फिनिश ऑफ कर लेते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। परसों जब हमारी क्लास होगी ऑफलाइन नेक्स्ट क्लास, तो उसी में बात करेंगे फिर डिटेल में। तो अभी ये बीपीएस और बीपीएस माइनस बीपीएन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लग गई, ठीक है। निकाल लेंगे ना ऐसे नेट मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, ये आपका बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट में ये आपके दो पोल्स, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, एम एम, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन। लेट्स से दिस इज द पॉइंट जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये पॉइंट आपका है कुछ पी पॉइंट। यहां से अब ऑब्वियसली सेंटर से दोनों साइड का लेंथ एल, और ये हाइट हमने मान ली x, so this will be under the root l square plus x square, this will be under the root x square plus l square। अच्छा, आप लोगों के वहां पर भी ज्यादा बारिश हो रही है क्या अभी? Yes, sir. Okay. तो मैग्नेटिक फील्ड एट p due to n निकाले अगर, तो this will be mu naught m upon 4 pi डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, अंडर द रूट l square plus x square, so this becomes x square plus l square, ठीक है। अब नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, ये m नॉट का बाहर जाएगा। सिमिलरली BPS अगर आप निकालें तो दिस विल बी म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, और जब आप इसका रेजोल्यूशन लोगे, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज आल्सो एंगल थीटा, सो दिस बिकम्स BPN cos theta,
this will be bpn sin theta, this will be bps cos theta, और ये हो गया आपका bps sin theta. Now look at these two vectors, bps sin theta and bpn sin theta. Both of them are exactly opposite to each other and they are cancelled out with each other. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. So net magnetic field will be 2 times of b into cos theta. अब मैं इसको 2 times of b cos theta क्यों लिखता हूँ? देखो जरा, bpn इक्वल है bps के, इक्वल आ रही है वैल्यूज, है ना? तो मैं इसको कोई एक वैल्यू b मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 2b cos theta. तो b total is given by 2 into b की वैल्यू, either of the वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और cos थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा विल बी l अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो l अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. So this is bt is equals to mu naught 2ml upon 4 pi x square plus l square whole 3/2. अब याद करो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने लिखा था m into 2l. ये 2ml की जगह हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल 3/2. ठीक है? Yes. यहां तक बात क्लियर हो गई? Yes. ठीक है बेटा, अगला टॉपिक इसी पर्टिकुलर चैप्टर का, मैंने पहले भी बोला था जब हम टॉपिक कराया था, इस पर्टिकुलर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्स मैग्नेटॉन. ठीक है? बोर्ड क्लियर कर दूं या किसी को इसमें से कुछ और समझना है, कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तमन्ना कोई डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है, एंजेला, अभिमन्यु, अन्वेषा, No, sir. माही, Sir, clear. ओके. ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज बोर्स मैग्नेटॉन. ठीक है, या फिर हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. अब मान लो कि हमारे पास किसी भी एक, जैसे कि ये हमारे पास कोई एक न्यूक्लियाई है प्लस जेडी, और इस न्यूक्लियाई के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. ठीक है, अब सेंस ऑफ रोटेशन आप इसकी चाहे कोई भी ले लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट होगा, दैट करंट विल बी गिवन बाय
I is equals to E by T। ठीक है, लिख सकते हैं करंट को चार्ज अपॉन टाइम। Yes, sir. For one complete revolution, for one complete revolution, टाइम टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा, सो I will be equal to T। बट आप T को क्या लिख सकते हो, 2 pi r अपॉन v। r होगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब बेटा प्रॉब्लम है कि मुझे इलेक्ट्रॉन की v नहीं पता, यानी मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बट स्टिल अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं तो I will be equal to E अपॉन 2 pi r अपॉन v। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। Yes, sir. ठीक है, अब याद करो कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जब हमने निकाला था तो क्या निकाला था, m is equals to NIA, यही निकाला था ना। Yes, sir. तो I क्या होगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, m की वैल्यू अगर हम निकालें तो NI इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा m is equal to n is the number of revolutions into I की जगह में ये वाली वैल्यू डाल दूं ev अपॉन 2 पाई r इंटू एरिया की जगह लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा, Yes, sir. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। No, sir. ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसी एक्सप्रेशन को पाई से अगर आप पाई कैंसिल आउट कर दो, एक आर से एक आर कैंसिल आउट कर दो, तो आप इस एक्सप्रेशन को, और यहाँ आप कहेंगे n की वैल्यू 1 है मेरे पास, यानी 1 कंप्लीट रोटेशन की ही बात कर रहे हैं, तो m इज इक्वल्स टू ev r by 2, यही बचेगा। Yes, sir. अब एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को m से मल्टीप्लाई करो और m से डिवाइड करो, e इंटू mvr अपॉन 2m, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. अब आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि mvr किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम L होता है। Therefore m is equal to E into L upon 2m। ठीक है बेटा, Yes, sir. for electron generally, for electron m can also be written as minus of EL by 2m, और यहां से जो रेशो होती है हमारे पास m by L which is equal to minus of E by 2m is also called gyromagnetic ratio। ठीक है, Yes. इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी बोल, और इलेक्ट्रॉन के लिए जनरली हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव निकाल देते हैं। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में इस रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट भी निकाल रखा है, तो वहां ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहां से आ गया, इजी है। देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, according to Bohr's theory, MPR NH अपॉन 2 पाई के बराबर भी तो है ना बेटा।
है ना? बेटा ये MVR NH/2 के इक्वल है ना, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी? Yes, sir. तो आप मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को E इंटू MVR/2m में MVR की जगह NH/2 अगर प्लेस कर दें तो दिस बिकम्स E इंटू NH/4m. दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. ठीक है? So there are two relations for magnetic dipole moment. One in the terms of angular momentum and another one in the terms of Planck's constant. ठीक है? ठीक बेटा? Yes, sir. अच्छा, इसकी वैल्यू भी लिख लो अगर लिखना चाहते हो. गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 8.8 into 10⁻10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में और मास केजी में. तो कूलम पर केजी इसकी वैल्यू होती है 8.8 into 10⁻10 कूलम पर केजी. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसे आप बोर्स मैग्नेटॉन कहते हो. ठीक है बेटा? Yes. Next, how to observe the behavior of a bar magnet when it is placed in external field. अब अगर आपको एक बार मैग्नेट का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है when it is placed in external magnetic field, तो देखें जरा कैसे करेंगे. मान लिया कि ये मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि फील्ड लाइंस आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये आपका नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, और यहाँ अगर मैं एक बार मैग्नेट प्लेस कर दूं तो ये अगर नॉर्थ है और ये अगर साउथ है तो नॉर्थ विल टेंड टू अलाइन इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ साउथ, है ना, और साउथ नॉर्थ की तरफ मूव करने की कोशिश करता है. ठीक है? तो ऐसा करते हुए आपका बार मैग्नेट कुछ इस पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा. तो लेट्स से कि इसने अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी किसी इंस्टेंटेनियस पोजीशन के बीच में क्या बनाया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करी, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा. ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. लेकिन ऐसा हो किसकी वजह से रहा था? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, F इक्वल टू mv, और इधर ये वाली लगेगी F इज इक्वल टू mv. ठीक है? तो जो टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे. लेट्स से कि ये इनिशियल एंगल थीटा था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 2l sin थीटा. क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट की लेंथ कितनी होगी? 2l, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन क्या बनेगा? sin थीटा. तो फोर्स तो था mv और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 2l sin थीटा. तो टॉर्क विल बी इक्वल टू m into 2l into b sin थीटा. m into 2l को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M b sin थीटा. ठीक है बेटा? Yes, sir. और ये जो कैपिटल M b sin थीटा है, इससे अगर थीटा हमारा 90 डिग्रीज हो तो टाउ मैक्स हो जाएगा जो कि mb के इक्वल होगा, और अगर थीटा 180 डिग्रीज था या 0 डिग्रीज था तो टाउ विल बी टाउ मिनिमम जो कि 0.
ये कंडीशन कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये कंडीशन कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो आज हमने मैग्नेटिज्म जितना भी करा, जो भी कोई रिवीजन करी, इसमें कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे अर्थ्स मैग्नेटिज्म से और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि हमने पहले डेफिनेशंस लिखवाई थी, अपने नोट्स अपने साथ रखना, उन्हीं डेफिनेशंस को फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम दो नई चीजें होंगी, एक होगा अर्थ मैग्नेटिज्म और दूसरा होगा बेटा क्यूरीज लॉ। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम और ऑफलाइन क्लास में बात करेंगे टेस्ट के बारे में। Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. ओके।